हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में और उनके कंपनीज़ के बारे में और उनके जो फ़िलहाल अभी न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर अदानी ने एक डील किया है एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट के अंदर और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक लिया है। तो इस वजह से अदानी अभी मेजर सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ को होल्ड कर रहे हैं और लार्जेस्ट उनके पास ही अभी सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों को उन्होंने टेक ओवर किया है या ले लिया है, उसमें डील की है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर होलसिम जो ग्रुप है ये मल्टीनेशनल होने की वजह से, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी होने की वजह से एक बड़ी डील अपने हाथ लगी है, अदानी ग्रुप के हाथ लगी है, ठीक है। और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट भी मिल ही रहा है, तो अंबुजा सीमेंट भी उसमें भी डील की है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अंबुजा सीमेंट अगर मैं डालूँ तो इसके बारे में यहाँ पर दिखाएगा अदानी ग्रुप की कंपनी हो गई है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी, ठीक है। और दूसरी है होल्डरिंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। और दूसरी कंपनी अगर मैं एसीसी के बारे में डालूँ तो एसीसी के बारे में भी यहाँ पर आपको होलसिम ग्रुप है और अदानी ग्रुप, ये दोनों के स्टेक होल्डिंग है और अदानी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग इसमें ली है। तो इस वजह से दो बड़े सीमेंट सेक्टर अदानी के हाथ में आए हैं और उस वजह से बहुत फ़ायदा हो सकता है आगे जाके। सीमेंट सेक्टर की दो कंपनियाँ, दिग्गज कंपनियाँ इनके पास है, ठीक है। तो ये सीमेंट सेक्टर में भी आगे इन ये शेयरों में भी अच्छा खासा मूवमेंट आगे देखने मिलेगा और साथ ही साथ अदानी के शेयरों में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट और शेयर में राइज देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने की है। देखो अदानी जो रिसेंटली बहुत चर्चा में है और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के अंदर में वो टॉप 5 में भी आ चुके हैं और उन्होंने वॉरेन बफेट जो स्टॉक मार्केट के किंग है उनको भी पीछे छोड़ते हुए वो आगे आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, कहाँ से होती है? तो मेन चीज़ एक ही है कि ये सब शेयर मार्केट से ही हो रहा है। वैल्यू जो बढ़ रही है, नेटवर्थ जो बढ़ रहा है, ओनली शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से। तो अदानी के शेयर्स की वैल्यू लगातार 1-2 साल से बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है और इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है कि शेयर्स के प्राइस बढ़ना। तो अगर आपके पास भी अच्छे कंपनीज़ के अच्छे शेयर्स होते हैं, अगर किसी के पास अदानी के शेयर्स होते हैं तो आज वो अदानी के जो मालिक है उनके साथ साथ खुद भी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं और अच्छा खासा वेल्थ कमाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गलत शेयर्स में लेके मल्टी बैगर होगा, चिंदी शेयर लेके रखो, फालतू शेयर लेके रखते हैं तो उसके वजह से कुछ नहीं होता, ठीक है। सही शेयर चुनो। देखो अगर यहाँ पर वॉरेन बफेट भी अगर इंडिया में होते तो वो भी बड़ी कंपनियों को चुनते, वही शेयर्स खरीदते, टाटा के खरीद लेते, वो रिलायंस के खरीद लेते, अदानी के खरीद लेते, क्योंकि ये बड़े दिग्गज है, बड़े विप्रो के खरीद लेते, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके ही शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदते क्योंकि इनके बिज़नेस पर उनको भरोसा होता है। तो यहाँ के इंडिया के लोग पेनी स्टॉक करते रहते हैं और मेन चीज़ क्या है कि मेरे चैनल पे आपको ज़्यादा पेनी स्टॉक मिलेंगे भी नहीं। पेनी स्टॉक यानी कचरा होता है, कचरे में से या बोलते हैं कि कभी ना कभी तो कोई तो शेयर भागेगा, लेकिन सही शेयर होंगे तो हमेशा भागेंगे, हमेशा अच्छे रिटर्न देंगे। सही शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कोई करता नहीं है। तो अगर मैं आपको अदानी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, गौतम अदानी के बारे में, तो ये इनका अगर एज अभी 59 एज है और अहमदाबाद के हैं, ठीक है। गुजराती फैमिली, जैन फैमिली से है और ये इंडस्ट्रियल है, फिलोन्स्टॉपिस्ट है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लो कि वो क्या है। ये फर्स्ट जनरेशन वाले बिजनेसमैन है। जैसे मुकेश अंबानी है, वो धीरूभाई अंबानी के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे, लेकिन इन्होंने खुद के दम पे बिज़नेस सेट किया हुआ है और ये टॉप 5 के अंदर भी पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। तो इतना सब कुछ उन्होंने किया है। थोड़ा बहुत मैं आपको इसका विकिपीडिया भी दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनकी जो लाइफ है, ठीक है, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, नौकरी भी की है, और ये ग्रेजुएट भी नहीं है, कॉलेज ड्रॉप आउट जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो नाम आपने सुने होंगे, मोस्ट ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट उन्होंने ही आगे जाके बहुत नाम कमाया है और उनमें से ये एक है, ठीक है। तो इंडिया से भी कॉलेज ड्रॉप आउट ने बहुत लोगों ने जस्ट एमबीए ही लोग आगे बहुत नाम कमाते, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास बिजनेस स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। तो इनकी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज़ में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि किस तरीके का इनका जर्नी है, ठीक है। डायमंड बिजनेस से इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में उन्होंने पोर्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने चालू किए, फिर उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पर बाहर का माल आता है, फॉरेन से माल आता है। तो उन्होंने पोर्ट भी खरीद लिया और अदानी पोर्ट उसका नाम है, ठीक है। पहले अलग नाम था, तो बाद में अदानी पोर्ट। तो बड़े बड़े उनको डील हाथ लगते गए, उन्होंने उसके लिए मेहनत भी की, ठीक है। अदानी एक्सपोर्ट्स वो पहले इस्टेब्लिश किया था, तो ये सारी चीज़ें, उसका नाम बाद में अदानी इंटरप्राइजेस हुआ, और बहुत सारी ये चीज़ें उन्होंने की है। मतलब जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी जितने स्पीड में बढ़ रहे थे, उसी स्पीड में ये भी बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके का इन्होंने अच्छा खासा बिज़नेस को आगे ग्रो किया और दौड़ लगाते गए, और अभी ये बड़ी रेस और भी खेल रहे। जब तक इनके पास उतनी ताकत है, काबिलियत है, वो काबिलियत दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसी के वजह से ये अभी टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मेन चीज़ होती है कि इंसान कितना मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लोग बोलेंगे इनको पॉलिटिकल सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, वो था, ये था, दुनिया भर के रीज़न दे देंगे, इस वजह से हुआ, नहीं तो कोई भी। मेन चीज़ होती है, आप बिज़नेस में हो, आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको टॉप पे जाना पड़ेगा, तो बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। बट आप इंडिया के लिए कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडिया के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं। लोग बोलते हैं कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वही पे करते हैं हर एक चीज़ पे, और उनके वजह से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो लोगों को नाम रखते, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है, लेकिन नाम रखने में एक नंबर पे होते हैं। अरे इस वजह से ये कर रहा है, उस वजह से इसने कर पाया, वो दुनिया भर के बता देंगे, खुद कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे भी करो, लेकिन देश का नाम भी आगे जाके रोशन हो रहा है। चोरी तो नहीं कर रहे यहाँ पर लोग, चोरी करके भाग रहे, स्कैम करके भाग रहे, कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है। बड़े बड़े लोगों ने स्कैम किया है, भागे हैं। तो मेन चीज़ है कि स्कैम, चोरी वगैरह छोड़ के जो चीज़ अगर सभी के लिए अच्छी हो रही है और देश का नाम भी आगे जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। मेन चीज़ कुछ अच्छा हो रहा है, ये हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये डील की वजह से एसीसी और अंबुजा सीमेंट में भी आगे ग्रोथ देखने मिलेगी। और बाकी रही इनके शेयर्स की बात, अदानी ग्रुप के शेयर्स की बात, ऑलरेडी ये हाई पे चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि यार अदानी के सभी शेयर्स अभी आगे जाके बहुत आगे बढ़ेंगे, और भी बढ़ते जाएंगे। थोड़ा बहुत करेक्ट भी होगा, क्योंकि जो चीज़ बढ़ती है थोड़ा करेक्ट भी होती है, शेयर मार्केट में यही चीज़ है। और मैं थोड़ा बहुत आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये रिचेस्ट पर्सन में इंडिया का नाम आना, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ इंडिया का टक्कर जो है डेवलप कंट्रीज़ के साथ होती है। तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं अभी compete कर रहे हैं, उनसे सामना कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम भी अमेरिका की कंपनीज़ के साथ टक्कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग, और मेन चीज़ है कि आजकल इंडिया के ही लोग अमेरिका की कंपनीज़ को भी चला रहे हैं, ठीक है। वहाँ के CEO हो गए। तो इंडिया अभी एक बड़ा
अपॉर्चुनिटी है और इंडियन कंपनीज़ भी और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत काबिल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि हम किसी से कम नहीं, ये हमेशा हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टैलेंट है। खाली सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको चांस नहीं मिलता, उनको मौका नहीं मिलता, इस वजह से वो पीछे है। ठीक है, नहीं तो एजुकेशन भी जितना एजुकेशन नहीं दे पाता उतना उनको एक्सपीरियंस सिखा देता है। ठीक है, एजुकेशन में हम जस्ट थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज जानते हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज जानते हैं, वो भी ज़बरदस्ती का, ऐसा नहीं है कि हमको इंटरेस्ट होता है। विदाउट इंटरेस्ट की हम चीज़ें वो करते जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो बंदा उस चीज़ के लिए जाए तो वो आगे बहुत सक्सेस होता है। तो इनको बिज़नेस में ज़्यादा रुचि थी, बिज़नेस ही करना था, तो वो बिज़नेस में गए। एक रिलेटिव्स के साथ वो पहले स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, उनके कंपनीज़ में सीख लिया काम, फिर उन्होंने खुद का स्टार्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू किया। पाइप्स के बिज़नेस के अंदर ये पहले गए, फिर उन्होंने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करना चालू किया, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबल नहीं होता वो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो उस वजह से फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बिज़नेस को बहुत आगे लेके गए। थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ती है और उन्होंने लिया, और वही चीज़ हमारे देश के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टॉप लिस्ट है, पहले ये अकेले एंटरप्रेन्योर नहीं है जो टॉप 5 में आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको चलो 10 साल का मैं दिखा देता हूँ। 2002 से हमारा कहीं पर नाम था क्या, तो यहाँ पर देखो इंडिया का फ्लैग दिखेगा तो समझ लेना कि हम इंडिया में 2002 से भी थे। तो यहाँ पर 2002 में भी नहीं, एक से, चलो एक से जान लेते। एक में भी ओनली अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया का कोई दिख नहीं रहा है। सभी लोग ये अमेरिकन लोग हैं, तो वही लोग थे 2001 में। 2002 में भी अमेरिका ही था, और 2003 में भी सभी ये टॉप के जो अमेरिकी के लोग थे। ठीक है, मेजॉरिटी कंपनी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर 2004 में भी ओनली अमेरिका और एक दो कंपनी सऊदी अरेबिया और जर्मनी की है। वही चीज़ रिपीट होती है। यहाँ से 2005 से कुछ चेंज हुआ। लक्ष्मी मित्तल स्टील कंपनी के मालिक, स्टील कंपनी के, ठीक है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर थे वो वॉल्यूम में, वो आ गए नंबर 3 पर। चमत्कार हो गया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, लक्ष्मी निवास मित्तल, ये इन्होंने, और ये बेस इन कहाँ पर है ये, बट इंडिया से है। ठीक है, बेस इन यूनाइटेड किंगडम में। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन ऑफ आर्सेलर मित्तल इसके है, और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है ये, एज वेल एज चेयरमैन ऑफ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर एप्रम, और मित्तल ओन्स 38% इसके होल्ड करते हैं। तो ये लक्ष्मी मित्तल भी आगे, उन्होंने 2005 में इंडिया का नाम रोशन किया। ठीक है, उसके बाद 2006 में देख लो, और वहाँ पर भी एक ही है लक्ष्मी मित्तल। देखो 3 से 5 पे आ गए, क्योंकि कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन अमेरिका के बहुत सारी कंपनियां पीछे रह गई। हांगकांग आ गया, कनाडा आ गया, फ्रांस आ गया, बहुत सारी कंपनियां अभी आने लगी, बहुत से लोग मार्केट में आने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लगे। ठीक है, बट यहाँ पर इंडिया में सिर्फ देखो 2-3 साल तक तो सिर्फ एक ही बंदा इंडिया का नाम रोशन कर रहा था, वो था लक्ष्मी मित्तल। ठीक है, और 5वें रैंक पे वो रहे टॉप 5 में। तो मैं ये जस्ट आपको यही नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, पहले से इंडियन लोगों में काबिलियत है। यहाँ पर आपको DLF ग्रुप भी आपको नज़र आएगा, 8वें नंबर पे है। ठीक है, कुशल पाल सिंह, जो DLF अभी अपना शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन आप 2008 में कितनी कंपनीज़ है देख लो इंडिया की, 1 2 3 4 कंपनीज़ है। लक्ष्मी मित्तल 4थे रैंक पे, मुकेश अंबानी 5वें रैंक पे, अनिल अंबानी 6ठे रैंक पे। ठीक है, और ये DLF के कुशल पाल सिंह 8वें रैंक पे। देखो ये लोग टॉप 10 में थे। टॉप 10 से लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों भाई आगे पीछे थे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ये दोनों आगे पीछे ही थे। थोड़ा बहुत फ़र्क था उनके नेटवर्थ में, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है देखो, और लक्ष्मी मित्तल में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दिख रहा है।
45 मिलियन बिलियन और 43 बिलियन डॉलर, यहाँ पर 42, थोड़े थोड़े के लिए ये लोग आगे पीछे थे 2008 में। फिर उसके बाद देखो 2008 के टाइम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की कंपनीज थे। फिर उसके बाद देखो ये लोग 5वें रैंक से भी नीचे आ गए टॉप 5, लेकिन टॉप 10 में रहे दोनों। कौन कौन रहा? तो मुकेश अंबानी और लक्ष्मी मित्तल। और आपको पता ही होगा उसके बाद जो 2008 के बाद कभी अनिल अंबानी कभी टॉप 10 में भी नहीं दिखे, ना कहीं पर नहीं दिखे, क्योंकि उनके जो आज के शेयर है उनके भाव देख लो, उनके क्या हालत हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा, बढ़ता है कोई भी जब तक कंपनी सही से चल रही है, सब कुछ सही से चल रहा है। बर्डन, लोन का बर्डन बहुत हो गया उन पर, और अभी उनके पर इतना लोन होने की वजह से अभी कंपनियों का बुरा हाल हो चुका है। 1-1, 2-2 रुपये के शेयर हो चुके हैं, कुछ शेयर छोड़ के अभी रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, मार्केट ही हर एक चीज़ का रीज़न है अप एंड डाउन लाने का। किसको फर्श से अर्श पर लाता है, अर्श से फर्श पे लाता है, तो हर एक चीज़ का स्टॉक मार्केट ही एक रीज़न है। और मेन चीज़ होती है लोन के वजह से, लोन के बर्डन की वजह से कंपनियां डूब जाती है। तो यहाँ पर देखो लक्ष्मी मित्तल अभी भी 5वें रैंक पे और मुकेश अंबानी 4थे पे आ गए। ठीक है, 2010 की बात है ये। 2010 में टॉप 5 में थे दोनों, और वही देश का नाम रोशन कर रहे थे अभी तक। वॉरेन बफेट 3 पे थे। तो देखो हर एक आगे पीछे होते रहता है, ये नेटवर्थ के ऊपर है। और ये नेटवर्थ स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की प्राइजेस अप एंड डाउन होते हैं उसके ऊपर से इनका नेटवर्थ डिसाइड होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी सिर्फ लक्ष्मी मित्तल इंडिया के 6ठे रैंक पर है और मुकेश अंबानी 90 पे पहुँच गए। तो मुकेश अंबानी पहले से वो टॉप 10 में रह चुके हैं। ठीक है, बहुत टाइम से। और यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो एक भी इंडिया की कंपनी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही है, इंडियन कंपनी। बट अमेरिकी की कंपनी को बहुत सारी कंपनियों ने टक्कर दे दिया है और वो आगे आ चुके हैं। और 2012 में एक भी हमारी इंडियन कंपनी नहीं, 2013 में भी एक भी हमारी इंडियन कंपनी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। फिर से अमेरिका की ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर अभी 2014 में भी ओनली अमेरिका का राज चल रहा है। देखो ओनली अमेरिकन कंपनीज़ ही टॉप पे चल रही है। और यहाँ पर 2015 में भी देख लो, तभी बिल गेट्स नंबर 1, बिल गेट्स नंबर 1, हर जगह भी बिल गेट्स ही नंबर 1 आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अमेरिका ही है 2015 तक भी। और 2016 में भी अमेरिका ही सबसे ज़्यादा कंपनीज़ उनकी नज़र आ रही है। ठीक है, और बिल गेट्स ही टॉप पे थे, वॉरेन बफेट 3rd पे थे। देखो वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ कमा लिया, कौन से भी रैंक पे रहे लेकिन ओनली इन्वेस्टमेंट से कमा लिया, ये सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पर वॉरेन बफेट 2nd पे, बिल गेट्स 1 पे है माइक्रोसॉफ्ट के। और यहाँ पर इंडियन कंपनी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। और 2018 में भी इंडियन कंपनी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। 2018 में जेफ बेजोस आ गए, देखो बिल गेट्स को पीछे छोड़ा अमेज़ॉन ने। हर किसी को लगता था कि बड़ा आदमी बनना है तो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर तो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से भी नंबर 1 पे आया जा सकता है। तो बर्कशायर हाथवे, वॉरेन बफेट भी पीछे आप देखोगे तो वॉरेन बफेट भी नंबर 1 पे चल रहे थे इतने टाइम से। अभी जेफ बेजोस अमेज़ॉन की एक ई-कॉमर्स साइट से भी नंबर 1 पे आया जा सकता है, क्योंकि वो शेयर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मैं वॉरेन बफेट का भी आपको दिखा देता हूँ, वो टॉप पे कब थे। तो यहाँ पर वो भी मैं जस्ट आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट कभी टॉप पे नहीं थे। तो यहाँ पर 2008 में देखो वॉरेन बफेट ही नंबर 1 थे। ठीक है, तो और उसके पहले भी रह चुके रहेंगे। तो होता है अप एंड डाउन, सभी इस कंपनीज़ में होता है, सभी शेयर्स में होता है और हर किसी की पोजीशन में होता है। तो 2018 में तो जेफ बेजोस आ गए, अमेज़ॉन वाले नंबर 1 पे आ गए। और 2019 में भी वही रहे। और इंडियन कंपनी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। और लेकिन टॉप 2 और टॉप 3 की पोजीशन पे वॉरेन बफेट हमेशा रहे हैं। और यहाँ पर भी 2020 में भी कोई नहीं नज़र आ रहा है आपको इंडिया का। सबसे बेस्ट चीज़ होती है, चलो 2021 में फिर से
मुकेश अंबानी आ गए किसी तरह, ठीक है, इंडिया का फ्लैग लेके। और उसके बाद यहाँ पर 2022 आया और यहाँ पर आ गए फिर से मुकेश अंबानी है। और फ़िलहाल अभी आपको मैं रिसेंट बता देता हूँ कि रिसेंटली इंडिया में टॉप 5 में कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट निकाली है, बिलियनर्स की लिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आज के दिन में है, यानी 17 मई को, जो जिस डेट में ये कौन से पोजीशन पे है ये मैं बताना चाहूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये 6ठे पोजीशन पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर अभी 109 बिलियन इनका बता रहा है और इनका 113 वॉरेन बफेट का। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है, तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने पर। तो शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है या उनका नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उस वजह से अभी तो फ़िलहाल इनके पास एसीसी अंबुजा सीमेंट के भी स्टेक में अगर उछाल आता है तो इनकी भी नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ये फ़िलहाल आगे जाके आप देख सकते हो टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 में भी आ सकते हैं। इनका तो मेन यही चीज़ होती है। देखो टॉप 1 पे पहुंचने के लिए फ़िलहाल अभी एलोन मस्क है, और एलोन मस्क बहुत बड़े आविष्कारी है। टेस्ला और स्पेसएक्स इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने बनाई है और बहुत आविष्कारी है, उन्होंने तो रॉकेट्स बनाए। तो फ़िलहाल इनको भी आप इनके बारे में भी चाहिए तो पढ़ लेना, देख लेना। काफ़ी टैलेंटेड और मेहनती और बहुत ही उन्होंने बड़ा कुछ करके दिखाया है। एलोन मस्क की भी स्टोरी बहुत अच्छी है। फ़िलहाल आप उनके बारे में भी पढ़ लेना, या फिर मैं कभी ला दूंगा इनके बारे में भी। तो फ़िलहाल मेन चीज़ हमको क्या देखना है, हमारे इंडिया का कोई बंदा आगे जा रहा है, कोई इंसान या इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बहुत आगे टॉप पे जाए तो हमारा भी नाम रोशन होता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ करके है और हम टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। टॉप 10 में भी हमारा नाम आ जाता है तो इंडिया प्राउडली कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। फ़िलहाल देखो अंबानी भी है टॉप 10 में, और यहाँ पर गौतम अडानी भी है, ठीक है। तो फ़िलहाल आगे जाके ये और भी टॉप पे जाए और भी नाम कमाए और बहुत बिज़नेस को आगे लेके जाए। और हमको सिर्फ ये करना है, हम खुद से तो कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, हम कुछ खुद से बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल बड़ी कंपनियों में तो इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये एक ध्यान में रखो, कचरे में पैसा लगाने से अच्छा आप अच्छे शेयर्स में लगाओ। कचरे में कचरे के हिसाब से पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा ही लगाओ, ठीक है। तो मतलब हम कभी जैसे डस्टबिन के थैलीस के लिए जैसे यूज़ करते हैं कि यार हम थोड़ा सा उसके लिए जो खर्चा होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। कचरा फेंकने के लिए जो थैलीस होती है, बैग्स होते हैं, उसके लिए जिस तरीके का खर्चा करते हैं उसी टाइप का पेनी स्टॉक या ख़राब स्टॉक के लिए करो, नहीं तो आप कम्प्लीटली बर्बाद हो जाओगे। मेन चीज़ है कि सही स्टॉक चुनो और सही स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा, और बिजनेसमैन मैनेजमेंट उन पे भरोसा रखो कौन से शेयर्स में पैसा लगा रहे हो। वॉरेन बफेट भी है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हो, एप्पल जैसे, गूगल जैसे, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका स्टेक होता है। वो ये नहीं देखते कि कौन सा पेनी स्टॉक है, कौन सी चीज़ को चुनूँ, मैं रातों रात कैसे बनूँ, ये नहीं होता है, इतना ये नहीं करते। तो मेन चीज़ होती है हमको भी यही चीज़ करना है, या फिर जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, कंपनी अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, आज नहीं तो कल वो मल्टीबैगर रिटर्न देगी, ऐसा अगर लगता है। लेकिन कंपनी का मेन बिज़नेस देखो। तो फ़िलहाल मुझे यही चीज़ सिखानी है, यही चीज़ बतानी है। इस वजह से मैं यहाँ पर कोई फेक चीज़ें फैलाने के लिए ये चैनल ओपन करके नहीं बैठा हूँ कि अगर मैं रोज़ चाहूँ तो नए नए स्टॉक बताऊँ और नए नए स्टॉक के बारे में कुछ भी पकाते रहूँ या कुछ भी बोलते रहूँ, जैसे बहुत सारे चैनल्स बोलते रहते। खुद तो उसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर मैं खुद इन्वेस्टेड ही शेयर के बारे में बताता हूँ कि ये शेयर मेरे पास है और ये आज नहीं तो कल देखो अच्छा खासा रिटर्न देगा। और अच्छा खासा रिटर्न मतलब 20, 25, 30%, 40%, यही मेरे लिए इनफ है, क्योंकि ये वॉरेन बफेट जो आप देख रहे हो वो भी उतना ही रिटर्न लेते, 10, 12, 18, 19, 20 के परसेंटेज से ही ये आगे बढ़े हैं। सालाना परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पहले के वीडियो देखे रहेंगे उसमें मैंने डिटेल में भी बताया वॉरेन बफेट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमेशा बताते रहता हूँ वीडियोस के अंदर। तो मेन चीज़, और इवन राकेश झुनझुनवाला भी रहेंगे, वो भी 18, 19, 20% के स्पीड से ही जाते हैं सालाना। तो हमको भी वही स्पीड से जाना है, हमको भी रियल इन्वेस्टर बनना है या रियल
प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं कि हम आज 100 कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम 200%, यानी 100% का लॉस, पूरा का पूरा पैसा गया प्लस कर्जा भी हो गया 100% का, मतलब उतना ही हमने किसी से कर्जा ले लिया तो पूरा माइनस में चले जाते। तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो हमको मेन चीज़ क्या करनी है, तो सही से वेल्थ कमाना है, सही पैसे में सही जगह पैसा लगाना है और सही इन्वेस्टमेंट करना है। सभी इन्वेस्टर्स के बारे में देख लो, या फिर मैं मेरे चैनल्स पे लाते जाऊंगा सभी इन्वेस्टर के बारे में, सभी की चीज़ें बताऊंगा। आप अगर, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए और तुरंत चाहिए ज़िंदगी में। और इंस्टेंट का मैं बता देता हूँ, इंस्टेंट पैसा आता है ना, जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से या दुगना स्पीड से वो निकल भी जाता है। आराम से पैसा आया हुआ टिकता है। अगर आप जॉब करते रहोगे तो सैलरी के लिए 1 महीना वेट करते हो आप, फिर वो पैसा आता है तो थोड़ा बहुत टिकता है, आपको मेहनत पता होती है। अगर वही चीज़ आपको है ना एकदम से पैसा मिली ना, तो आप वो खर्चा करके कब के कब ख़त्म भी कर दोगे। तो मेन चीज़ होती है कि धीरे धीरे पैसा है, और वही चीज़ स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें आपको सिखाती है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए सिखाती है, आपको पैसे की कदर सिखाती है कि आपको जो मिल रहा है कितने टाइम के बाद मिल रहा है, कितने पेशेंस के बाद मिल रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप रोज़ का भी 10,000 20,000 भी कमाओगे, आपको उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। मैंने भी उस तरीके का ट्रेड करके बहुत सारा कमाया भी था और वही चीज़ रिटर्नली गया भी है। तो एंड में लगा कि यार जितना कुछ बचा है वो स्टॉप कर दो, अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ या स्विंग ट्रेडिंग की तरफ या थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने अभी वो चीज़ स्टार्ट करने की वजह से वेल्थ मेरे पास जो है वो वेल्थ अभी भी टिका हुआ है। अगर मैं ट्रेडिंग के हिसाब से चलता, मैं कितने बार पूरा ज़ीरो हो जाता और फिर से ज़ीरो से कितने बार स्टार्ट करता, लेकिन वेल्थ नहीं कमा पाता। वेल्थ जो बनाना ना वो इम्पोर्टेंट है, वेल्थ टिकाना इम्पोर्टेंट है। और ये सभी को, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको सबको पता चला है कि वेल्थ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं भी अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता हूँ और मेरे चैनल पे यही चीज़ बताता हूँ। मेन जो नए इन्वेस्टर्स है उन्हीं का प्रॉब्लम है कि उन्हीं को वही सबसे ज़्यादा लालची होते हैं, सबसे ज़्यादा लालच उन्हीं में होता है। और मेन चीज़ है कि यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स है कि वो आग बंद करा करा के कितने सारे शेयर्स में पैसे लगवाते हैं। और फिलहाल मेरे चैनल पे मैंने हमेशा ये बताया कि अभी मार्केट हाई पे चल रहा है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, ये शेयर मैं बेच रहा हूँ, ये शेयर बेच रहा हूँ। प्रॉफिट बुक यानी मेरा जो टारगेट था वो लेके मैं निकल जाता था। लोगों को लगता था यार आगे शेयर बढ़ रहे, क्यों बेचा, आगे और बढ़ा। देखो अभी जो करेक्ट हुआ है उसकी वजह से मेरे पास मैंने बेचे हुए पैसे मुझे आए और उस वजह से मुझे बेनिफिट हुआ और वो पैसे मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो मेन चीज़ होती है कि आपके पास सही टाइम पे सही पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप कंप्लीटली बर्बाद हो जाओगे। मेन चीज़ है गलत टाइम पे बहुत सारा पैसा लगा के आप टॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के आप मेन चीज़ वहाँ पर ही लॉस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे सिखाना है और यही चीज़ मुझे आपको बताना था। और आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इसी तरीके का नॉलेज दूंगा, जेन्युइन नॉलेज दूंगा, कोई बकवास नहीं, कोई चीज़ें नहीं। मेन चीज़ है कि जो परफेक्ट नॉलेज है जो हर एक इन्वेस्टर को होना चाहिए, हर एक इंडियन को होना चाहिए। मेन चीज़ है कि पैसा कमाना, और ये चीज़ सभी को नहीं जमता है। मेन चीज़ है कि शेयर मार्केट लालच भरा है, लालच दिखाता ही है, लेकिन हमको हमारे लालच पे कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है और वेल्थ क्रिएट करना है। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं हूँ साथ में आपके, क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ में आप भी करोगे, आपकी मर्ज़ी होती है इसमें भी। ऐसा नहीं कि मैंने किया तो मैं आपको तुरंत बोलता हूँ कि इसमें करो, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जस्ट आपको वॉच करके सीखना है, या आपको साथ में फॉलो करके भी चीज़ें करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। लेकिन मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदो तो थोड़ा थोड़ा ही करके ख़रीदना है। अगर मैं बोलता हूँ अभी लगा दो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लगा दो, तो वो टाइम पे जितना ज़्यादा है उतना लगाओगे तो ही बेनिफिट होगा। क्योंकि वो चीज़ मैं भी खुद कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँ और मैं आपको बोलूँ तो मैं गलत हूँ, 100% मैं गलत होऊंगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता तो नहीं है। फ़िलहाल हर कोई यही बोलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, हर कोई बोलेगा कि इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मेन चीज़ यही है कि इन्फॉर्मेशन के लिए ही सब लोग बोलते हैं, लेकिन लोग बताते बताते ये भी बोल देते हैं कि आप सब कुछ बेच के ये शेयर में लगा दो, डायरेक्टली भी बोल देते हैं आँख बंद करके ये शेयर में पैसा लगा दो।
ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ आपको भी सोचना चाहिए। आँख बंद कर बोला तो आप वो उनके सच में आँख बंद करके लगा दोगे क्या? किसी भी बड़े बड़े शेयर ने बहुत धोखा दिया है, क्योंकि येस बैंक पर भी लोगों का आँख बंद करके ही भरोसा था। येस बैंक ने भी लोगों को धोखा दिया, डुबा दिया। एक टाइम पे DHFL पे भी लोगों का आँख बंद करके भरोसा था। बड़ी बड़ी कंपनियों का, ये अभी रिलायंस की हमने बात की, अनिल अंबानी के शेयर्स की, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, इन पर भी लोगों का आँख बंद करके ही भरोसा था। आँख बंद करके ज़्यादा भरोसा मत करो। जेट एयरवेज जैसी कंपनी पे भी आँख बंद करके भरोसा था। तो आँख बंद करके किसी भी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा मत करो। मैनेजमेंट पे भरोसा करो, देखा करो, चेक किया करो, सभी चीज़ें चेक किया करो। यही चीज़ आपके लिए लाइफ में काम आएगी। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, आपको 10 बार सोचना है कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लो, लेकिन उतना ही रिस्क लो जितना आपकी कैपेसिटी है वो लॉस झेलने की। अगर सोचे कि हाँ यार 1 लाख गया तो भी मुझे इतना गम नहीं होगा, तो ये अगर लगे तो ही 1 लाख लगाओ। 10 लाख भी लगाना है तो सोच लो कि यार मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ है, उसमें से 10 लाख गया, मैं रिस्क लेना चाहूँगा। लेकिन रिस्क ऐसा लो कि वो कंपनी अच्छी हो और आगे 10 साल 20 साल तक वो टिकी रहे, 30 साल तक टिकी रहे। ऐसी कंपनीज़ में पैसा लगाओ तो ही आप बहुत अच्छा वेल्थ कमा लोगे। और मैं तो कभी भी यही कहूँगा कि एक कंपनी पे ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि अगर एक कंपनी के साथ कुछ भी बुरा हो गया तो आप पूरे के पूरे बर्बाद, मतलब वो पैसा पूरा बर्बाद। आप पूरा नहीं हो गया अगर आप पूरा नहीं लगाते पैसा, जितना भी पैसा लगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। मेन चीज़ होती है कि 10 स्टॉक भी अगर आप अच्छे लेके रखते हो, उसमें से 1 ख़राब निकलता है, 2 ख़राब निकलते हैं, बट 8 वो बहुत अच्छा कमा के दे सकते हैं। चलो आधे भी ख़राब होते तो आधे का समझ लो कि वो पूरा चले गए, 5 स्टॉक ख़राब निकले और 5 स्टॉक ही आपको इतना वेल्थ कमा के देंगे कि आपको किसी पूरा का पूरा लॉस, क्योंकि समझ लो कि 5 स्टॉक में 5 लाख रुपए गए, लेकिन वही 5 लाख जो वो दूसरे स्टॉक थे 5 लाख के, वही स्टॉक आपको करोड़ों कमा के दे रहे। तो 5 लाख का लॉस कहाँ और 5 करोड़ का प्रॉफिट या 50 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ? तो ये चीज़ होती है। तो मेन चीज़ ये इसी तरीके से सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो। जिस तरीके से ये स्टॉक मार्केट की वजह से ही ये वेल्थ कमा रहे और आगे बढ़ रहे, आप भी स्टॉक मार्केट में ही, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है, लेकिन हम इनके बिजनेस में पैसा लगा के तो वेल्थ कमा सकते हैं। या खुद भी बिजनेस करना चाहोगे तो ये सबसे वेल एंड गुड होती है कि आप भी उस तरीके से आप समझ लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। आप किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा या किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इसी तरीके से डील होती है कि हम किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो कंपनी कैसी है वो एक मेन चीज़ देखनी है। और यही चीज़ें मैं यहाँ पर ये चैनल पे आपको सिखाऊंगा और जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, जेन्युइन ही फैक्ट की ही बातें करूँगा। कोई लोगों को बड़ा चढ़ाने की चीज़ें यहाँ पर ये चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।